नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सहाफियों का हो रहा है कत्लेआम, बनाया जा रहा है निशाना। यूरोप में शरणार्थियों का मसला हो रहा है संगीन, नहीं रुक रहा है पलायन। और रुक नहीं रही रुपए के गिरने की रफ्तार, महंगाई बढ़ने का खतरा। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी खतरे में है। पत्रकारों को न सिर्फ अपना फर्ज निभाने से रोका जा रहा है, बल्कि उन पर जुल्म किया जा रहा है। ये लोग इजहार ख्यालात की आजादी के लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं आतंकवादी संगठन। इन पत्रकारों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि मीडिया की बेबाकी पाकिस्तानी हुकूमत और खासतौर पर उसकी खुफिया एजेंसी ISI को रास नहीं आ रही। पाकिस्तान में पत्रकारों के लिए जमीन तंग होती जा रही है। आए रोज उन्हें मौत की धमकियां मिल रही हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने पत्रकार अपने फर्ज को अंजाम देते देते हादसे का शिकार हो गए और खुद अखबारों की सुर्खियां बन गए। लेकिन उसके बाद भी पत्रकारों को पाकिस्तान में सुरक्षित वातावरण नहीं मिला। हाल ही में 2 पत्रकार अपना फर्ज निभाते हुए मारे गए, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सहाफियों के लिए बिल्कुल ही गैर महफूज हो चुका है। वो बच्चे को लेने जा रहे थे स्कूल से 1:15 बजे के करीब। जैसे घर से गाड़ी लेकर निकले, आधी गाड़ी अंदर ही थी, आधी बाहर थी। 2 लड़के मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहने हुए थे, स्कूल का बैग लटका हुआ था। उन्होंने फायरिंग किया, फायरिंग करके 2 गोली लगी, एक जबड़े में एक सर पे। 3 फायर हुआ, 2 गोली लगी। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यूनियन के चेयरमैन अफजल भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी हुकूमत में आने से पहले तक अदालत और लोकतंत्र की दुहाई देती रही, लेकिन सत्ता में आते ही सब कुछ भूल गई और वो मीडिया एहलकारों और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय खामोश तमाशाई बनी रही। पिछले साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है, जहां कई सहाफी अपना फर्ज अंजाम देते हुए या तो कत्ल कर दिए जाते हैं या फिर उनको अगवा करके उनकी लाश अलग अलग जगहों पर फेंक दी जाती है। 24 घंटे के अंदर अंदर जो वाक़यात कराची में हुए हैं, हमारे 2 साथी हमसे जुदा कर दिए गए, एक ज़ख्मी है। एक फाटा के अंदर भी हमारे एक PTV के साथी को गोलियों का निशाना बनाया गया है। और हम समझते हैं कि ये मीडिया की आवाज़ को दबाने की एक फिर कोशिश की जा रही है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो बाकी 3 स्तंभ भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। चाहे अदालत हो या फिर इंतजामिया, इस्लामाबाद में जारी होने वाला कोई भी फरमान इन सब पर भारी पड़ता है। सही कहें तो पाकिस्तान में मीडिया की आजादी खतरे में है। वैसे इजहार ख्यालात को खत्म करने की कोशिश यहां कोई नई बात नहीं है। पत्रकार बिरादरी दुनिया को पाकिस्तान के खराब हालात से वाकिफ कराना चाहती है, हकीकी सूरत हाल से वाकिफ कराना चाहती है। जाहिर है कि ये सब पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, इसलिए उसके इशारे पर काम कर रही पुलिस और एजेंसियां पत्रकारों पर अजियतें बर्पा कर रही हैं। और प्रोग्राम में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। यूरोप में शरणार्थियों का मसला दिनों दिन खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। हर दिन हजारों शरणार्थी यूरोप के देशों में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इन शरणार्थियों को संभालना यूरोप के देशों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। हालात विस्फोटक हो रहे हैं। इस बीच यूरोप के एक बड़े पावर हाउस जर्मनी ने कहा है कि वो 5 लाख रिफ्यूजियों को अपने यहां शरण देने को तैयार है।
लेकिन जर्मनी की चांसलर ने आशंका जताई है कि एशिया और अफ्रीका से बड़ी तादाद में पहुंच रहे प्रवासी उनके देश की सूरत ही बदल देंगे। यूरोपीय देश डेनमार्क में इन दिनों अफरा तफरी का माहौल है। शरणार्थियों की बढ़ती तादाद से घबराए डेनमार्क ने अपनी सीमा सील कर दी है। यही नहीं, बल्कि उसने जर्मनी के साथ ट्रेन सर्विस भी बंद कर दी है। नतीजतन शरणार्थियों ने ट्रेन में सवार होने से रोके जाने के बाद पैदल ही चलना शुरू कर दिया है। वो शरण लेने के लिए जर्मनी या फिर स्वीडन जाना चाहते हैं। इस बीच डेनमार्क हुकूमत की दलील है कि ये लोग डेनमार्क में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते। For my son and my wife and my life, because in Syria in Syria don't have life, or you don't live in free or anything. You can't do anything in Syria. Now I'm feeling if I go I'm feeling free Gundam. Now I'm free. Why I'm here not calm. It's raining, morning is cold, night very hot. You see, it's raining now. यूरोप में शरणार्थियों की बढ़ती तादाद की वजह है सीरिया और इराक में मची तबाही। युद्ध और आतंकवाद से तंग आकर ये लोग यूरोप में पनाह लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस देश में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि ये लोग मजबूरियों में चोरी छिपे यूरोप का रुख कर रहे हैं। इस बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जियान क्लॉड ने एक नई योजना का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अब यूरोपीय देश 1,20,000 एक्स्ट्रा शरणार्थियों को शरण देंगे। इसके तहत जर्मनी 31,000, फ्रांस 24,000 और स्पेन 15,000 शरणार्थियों को शरण देगा। हालांकि हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है। सर्बिया और हंगरी इसका विरोध कर रहे हैं। I'm feeling happy. We all happy because we live this country. शरणार्थियों की बढ़ती तादाद से निपटने में मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट के बहुत से देश जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इन शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ वक्त पहले यह रिपोर्ट आई थी कि सीरिया से निकले शरणार्थी मिडिल ईस्ट के देशों में पहुंचकर तख्ता पलट कर सकते हैं। यही वजह है कि ये देश इन बेघर लोगों को अपनाने से कतरा रहे हैं। ये देश अरब देशों में हुई क्रांति से डरे हुए हैं और उन्हें डर है कि तख्ता पलट इन देशों में भी लागू हो सकता है। You know, you can see how we are sleeping, and you have to keep someone awake to guard your stuff. Okay. And to keep you safe? And to keep you safe, of course, because different people, you know, not all your fingers are the same, you know. We saw a lot of problems in front of us, and you have to be careful, that's all. Someone has to be awake all the time. तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि यूरोप के देश इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जल्दी अगर ये मसला नहीं सुलझा तो शरणार्थियों के मसले पर यूरोपीय देश आपस में ही एक दूसरे से लड़ते नजर आएंगे। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान सुरक्षा की नई चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि यूएस लेड कोएलिशन फोर्सेस अब अफगानिस्तान में अपने देशों को वापस लौटाना शुरू कर चुकी हैं, जिसका फायदा उठाकर कई आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में घुसपैठ की फिराक में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी और पूर्वी अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लड़ाकों की तादाद 3,000 से 5,000 तक पहुंच गई है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 के 6 महीने में दहशतगर्दी की वारदातों में तकरीबन 4,921 शहरियों की मौत हो चुकी है, जो कि साल 2009 के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।
हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पावर जेन एशिया एक्सपो का आयोजन हुआ। इसमें 70 देशों के 7,500 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। ऊर्जा क्षेत्र की तमाम दिग्गज कंपनियों ने इसमें शिरकत की। जापान, जिसका ऊर्जा के क्षेत्र में काफी दबदबा है, वहां की तमाम बड़ी कंपनियों ने भी इसमें भाग लिया। आसियान के तमाम देश जापान की कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार हैं। प्रदर्शनी में खास तौर पर गैस टरबाइन जनरेटर का प्रदर्शन किया गया। बायोमास में बिजली की खपत कम होती है और इसकी लागत भी कम आती है। बिजली उत्पादन के लिए चावल की भूसी और लकड़ी के छोटे टुकड़ों का प्रयोग होता है। छोटे छोटे गैस टरबाइन का चलन पूर्वी एशिया के देशों में काफी बढ़ चला है। खास बात यह है कि इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, यानी ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है। अब फिलिस्तीन का झंडा भी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर फहराया जा सकेगा। इसके लिए बकायदा संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें फिलिस्तीन को झंडा फहराए जाने के पक्ष में 193 में से 119 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल समेत 8 मुल्कों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। चीन अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए नई जनरेशन के स्टील्थ हेलीकॉप्टर बना रहा है। दुश्मन की नजरों से छिपकर मिशन को अंजाम देने वाले स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स 2020 तक सेना को सौंपे जाएंगे। चाइना डेली के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) इन्हें बना रहा है। AVIC चीन की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के चेयरमैन लिन जुओमिंग ने बताया, इस हेलीकॉप्टर की छिपने वाली तकनीक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की युद्ध क्षमता को बदल कर रख देगी। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपए में अगर और गिरावट होती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पब्लिक की जेब कटनी तय है। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर चीन की हालत पतली है और जल्द ही अमेरिका में ब्याज दर बढ़ सकती है। इन घटनाओं का असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है। गौरतलब है कि जनवरी से अब तक हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 5% लुढ़क चुका है। रुपए में गिरावट का दौर लगातार जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपए का लुढ़कना थम नहीं रहा है। RBI के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। रुपए के कमजोर प्रदर्शन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। विदेश से जरूरी सामान आयात करने के लिए सरकार को पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। इस वजह से जरूरी सामान की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। रुपए की नाराजगी के अलावा चीन में आई मंदी ने भारतीय बाजारों का दम निकाल कर रख दिया है। The data which has been coming from Chinese economy for many weeks is quite poor, rather poor. So that had to have its reflection on the global markets, global economies. So the entire world markets are impacted. So is Indian markets. I think what we are seeing in India is because globally things are integrated, the reflection of the same is there on India. Now as far as dollar is concerned, yes, dollar has become stronger against the rupee. It's a matter of concern for us. रुपए के कमजोर होने से सरकार की साख पर बट्टा लग गया है। हालांकि राहत की बात सिर्फ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हैं, वरना भारत को काफी बड़ा झटका लग सकता था। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। हालांकि सरकार के लिए मुश्किल ये है कि वो कड़े फैसले लेने में नाकाम रही है। भूमि अधिग्रहण बिल अभी तक लटका हुआ है, वहीं GST पर भी मामला अधर में है। इससे यही संदेश जाता है कि सरकार का रवैया ढुलमुल रहा है। The markets are going through some
aura of pessimism, and the reason is simple, that world over emerging market stories are falling apart. Emerging markets have taken huge beating. Of course, India has its a unique place as far as emerging markets are concerned. It's more or less considered to be safe haven, but so far the disappointment on the local front is that our corporate earnings have not shown any sign of improvement. मंदी की आशंका के चलते निवेशक भारतीय बाजारों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि मोदी हुकूमत ने मेक इन इंडिया कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। There is a sense in which we're less vulnerable because our exports to China as a share of our GDP is much less than many emerging market countries. So in that sense, the Chinese slowdown will have a little less impact on us. रुपए के कमजोर होने से विदेशी कलपुर्जों के आयात से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक और गाड़ियों से लेकर विदेशी कर्ज तक सब कुछ महंगा हो गया है। इसके अलावा विदेश की यात्रा और वहां पढ़ाई लिखाई भी महंगी हो गई है। 65 के आसपास चल रहा रुपया आम आदमी के साथ सरकार की दिल की धड़कन भी बढ़ा रहा है। लेकिन हुकूमत को पूरी उम्मीद है कि मुश्किलों का ये दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा और जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी न सिर्फ पटरी पर आ जाएगी बल्कि फर्राटे से दौड़ने लगेगी। और अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। नया रिश्ता अक्सर पुराने रिश्तों को भुलाने में मदद करता है। फिलहाल तो पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल ब्रिटनी रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर इतनी सजग रहती हैं कि वो उनमें पूरी जान झोंक देती हैं। लेकिन ब्रिटनी स्पीयर्स के पिता जेमी स्पीयर्स नहीं चाहते कि ब्रिटनी की लाइफ में दोबारा कोई गड़बड़ हो, इसलिए उन्होंने अपनी लाडली बेटी से डेट ना करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटनी को अपनी डेटिंग से ब्रेक ले लेना चाहिए। जेमी का कहना है कि ब्रिटनी को डेटिंग छोड़कर अपने आप पर फोकस करना चाहिए। जेमी चाहते हैं कि ब्रिटनी एक बार फिर आत्मविश्वास पैदा करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। जिंदगी में अगर किसी से कुछ सीखना है तो हॉलीवुड पॉप स्टार जेनिफर लोपेज से सीखिए, जो सिर्फ खुद से ही प्यार करना जानती है। दरअसल लोपेज का कहना है कि उन्हें अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है, वो अकेली ही काफी है। मैं खुद ही सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ये एक मेरा अनुभव है जिसका अनुभव मुझे ही नहीं था। अभिनेत्री निकोल किडमैन को हॉलीवुड की जीवन शैली से दूरी जरा भी नहीं खलती। निकोल का कहना है कि उनको कभी भी शोहरत में दिलचस्पी नहीं रही। वो तो ये भी नहीं सोचती कि वो कभी इस दुनिया का एक हिस्सा रह चुकी हैं। निकोल का मानना है कि हाँ, अगर आप शोहरत के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वो एक अलग बात है। आपको बता दें कि निकोल अपने पति कीथ अर्बन और 2 बच्चों के साथ नैशविले में बस चुकी हैं और तब से उन्होंने एक बार भी पुराने दिनों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो अपने छोटे से परिवार में काफी मसरूफ और मस्त हैं। जल्द ही हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के उन कपड़ों की नीलामी की जाएगी जो उन्होंने फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की पहली सीरीज में पहने थे। नीलामी के लिए खासकर उन सीन्स में पहने कपड़ों को चुना गया है जिनमें टॉम क्रूज ने बेहतरीन स्टंट दिखाए हैं। इन कपड़ों को लंदन की फर्म क्रिस्टीज नीलाम करेगी। ये नीलामी ऐसे समय की जा रही है जब इस सीरीज की 5वीं फिल्म बेहद पॉपुलर हो रही है। एक दूसरे से प्यार करने वाले भला कैसे जुदा हो सकते हैं? सुनने में तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सच है। हॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हुए भी अलग हुए। हाल ही में हॉलीवुड का एक ऐसा ही जोड़ा जॉन हैम और जेनिफर वेस्टफील्ड एक दूसरे को बहुत चाहते हुए भी तलाक ले रहे हैं।
नाराजगी से नहीं, बल्कि बिना मनमुटाव और बिना गिला शिकवे के। ये जोड़ा एक दूसरे को समर्थन देते हुए शादी के 18 साल बाद तलाक ले रहा है। 44 साल के जॉन और 45 साल की जेनिफर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।